हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिगोनोमेट्री के दूसरे लेक्चर में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एंगल किसे कहते हैं, एंगल होता क्या है, एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। आगे हम लोग चले इसके पहले एक इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल के मेजरमेंट को, उसकी हिस्ट्री को देखा। सबसे पहले एक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। पहला सिस्टम था जिसको हम लोग कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा अच्छे से कि कैसे इजिप्शियंस, एंशिएंट इजिप्शियंस किस तरीके से सन को, सूरज को देख करके, उसके पोजीशंस को देख करके एंगल का एक कंसेप्ट बनाते हैं। एक रिवोल्यूशन, एक फुल सर्कल का, एक फुल रोटेशन का एक कंसेप्ट बनाते हैं और वहां से वो 60-60 का डिवीजन पैदा होता है। 60 के डिवीजन को जब वो लोग आम एंगल पे करते हैं, जब उन लोग आम जिंदगी में एक राइट एंगल को, प्रैक्टिकल लाइफ में एक राइट एंगल को जब चेक करते हैं तो पता चलता है वो 90 इक्वल पार्ट्स है। और 1 इक्वल पार्ट्स क्या कहलाता है, 1 डिग्री। डिग्री शब्द का क्या मतलब है, डी ग्रेड से आया है, डी अलग और ग्रेड अलग, वहां से डिग्री बना है और आज भी हम लोग उसको यूज करते हैं। पिछले क्लासेस में 10th क्लास में हम लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ा है। अब मजेदार बात यह है कि इसे हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे आज के टाइम में भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। फिर सेकंड सिस्टम हम लोगों ने क्या देखा, सेकंड सिस्टम हम लोगों ने देखा कि सेंटीसिमल सिस्टम, जिसका दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस में वो पैदा हुआ था। फ्रेंच लोगों ने क्या किया, एक राइट एंगल एक राइट एंगल कहां से आया था ये भी हम लोग देखे हैं। राइट एंगल नाम क्यों इसका पड़ा था, एक राइट एंगल को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया और 1 डिवीजन क्या कहलाया, 1 ग्रेड। वहां से ग्रेड एक नया हम लोग कह सकते हैं कि एक नया यूनिट वहां पे बना। उसके बाद तीसरा जो सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम हम लोग जानते हैं सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल क्या होता है, सर्कुलर एंगल हम लोगों ने देखा कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि एक प्लेन में, एक प्लेनर एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। तीनों ही सिस्टम में हम लोग प्लेनर एंगल की बात कर रहे हैं। एक प्लेन के अंदर कैसे हम लोग एंगल को मेजर कर रहे हैं और एक नया यूनिट वहां पे हम लोग बनाए। एक नया यूनिट क्या बना, उस यूनिट का नाम रेडियन। 1 रेडियन क्या कहलाया, अगर हम लोग बात करें कि एक एंगल को मूव करें और एंगल को मेजर करने के लिए हम लोगों ने ये भी देखा था, 2 चीज की जरूरत है, एक उसका मैग्नीट्यूड बताएगा और एक उसका सेंस ऑफ रोटेशन बताएगा। सेंस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिक्स में जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या आगे पढ़ेंगे भी। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ये कहता है कि आप किस तरीके से 2 वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं और उसमें प्रोडक्ट होने में उसका सेंस ऑफ रोटेशन मायने रखता है। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप बात करें कि क्लॉकवाइज घूमने से आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमने से वहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है, तो दोनों दो अलग अलग, दोनों में एक डिफरेंस है, एक सेंस ऑफ रोटेशन के डिफरेंस से एक उसमें एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। इसीलिए हमको यहाँ पर 2 अलग अलग रोटेशंस की बात करनी पड़ेगी। और जब क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया गया, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लिया गया, ये हम लोगों ने देखा। मेजर कहां से शुरू करना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। उसके बाद रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा, 1 रेडियन तब होता है जब रेडियस के इक्वल हो जाए आर्क, सर्किल का आर्क जो है, क्योंकि एक सर्किल पर मूव करते हैं जब भी हम लोग सर्कुलर एंगल की बात करते हैं, तो जब भी एक आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए तब जो एंगल बनेगा सेंटर पे, एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये हम लोगों ने देखा था। रेडियन ग्रेड के बीच का रिलेशन, सेकंड मिनट और सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्री, उन तीनों के बीच का रिलेशन, डिग्री से रेडियन का रिलेशन, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। तो इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। अब मजेदार बात ये
कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, 10th में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। 10th में हम लोगों ने क्या देखा? 10th में हम लोग ये देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक एंगल को थीटा बोल देते हैं, ठीक है। और थीटा की जो सामने वाला साइड है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला साइड है बेस। 90 के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये तीनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं हम लोग ये भी जानते हैं पाइथागोरस लॉ से। पाइथागोरस लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का सम इसके इक्वल होगा। अब ये भी हम लोग देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल में P और H का जो रेशियो है उसको कहते हैं साइन थीटा। अब ये जो P और H का रेशियो है ये कहां से आया? P और H के रेशियो को साइन थीटा कैसे बोला गया? तो सबसे मजेदार इसकी भी हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल। एक सिमिलर ट्रायंगल के बारे में सोचो, एक राइट एंगल सिमिलर ट्रायंगल के बारे में सोचो। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें साइज मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करता है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये 90 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। अब अगर मैं इसे P1 H1 और B1 बोलूं और इसे P2 H2 और B2 बोलूं तो ये दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। ये मजेदार P1 by H1 इज इक्वल टू P2 by H2 हम लोग कह सकते हैं, P2 by H2 कह सकते हैं। अच्छा, B1 by H1 बोले तो B2 by H2 बोलना पड़ेगा। B1 by H1 इज इक्वल टू B2 by H2। और P1 by B1 बोले अगर मान लो P1 by B1 बोले तो P2 by B2 बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब दो सिमिलर ट्रायंगल में साइन थीटा कैसे बना, कैसे एक ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा को डिफाइन करते हैं? तो ऐसे ही तो करते हैं कि P और H का रेशियो, B और H का रेशियो उसे करते हैं। और ये हम लोग देखे थे कि कैसे एक एंगल, एक खास मान लो थीटा इज इक्वल टू मैंने कहा 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल के लिए नो मैटर्स साइज क्या है ट्रायंगल का, ये मायने नहीं रखता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री है तो P और H का रेशियो अगर ये भी 30 डिग्री है तो P और H का रेशियो दोनों में सेम होगा। और ये तो प्रिसाइसली एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना, दोनों इक्वल होना। और 30 डिग्री में हम लोग ये भी देखते हैं P और H का जो रेशियो है ये कांस्टेंट वैल्यू आता है। इसमें जो आएगा उसमें ये आएगा, तीसरा भी ले लें तो उसमें भी यही आएगा, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को दिखा रहा है, एक शो कर रहा है। तो इसका मतलब एक खास एंगल के लिए अगर ये एंगल बढ़ा के 45 कर दें या 60 कर दें या 65 कर दें तो हर एक एंगल के लिए एक अपना अपना पर्टिकुलर वैल्यू होगा। ये तो मजेदार चीज है, पर्टिकुलर वैल्यू होगा, लेकिन हम लोग एंगल से रेशियो का रिलेशन तो जानते ही नहीं है। तो एक काम किया गया, क्या किया गया कि एंगल से रिलेटेड तो किसी तरीके से है लेकिन कोई रेशियो नहीं है, कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, तो नोमेनक्लेचर दे दिया गया। नोमेनक्लेचर क्या था? ये बन गया साइन थीटा और ये बन गया कॉस थीटा और ये बन गया टैन थीटा। ये हम लोगों ने देखा। फिर इसी का रेसिप्रोकल रेशियो बन गया कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने 10th में देखा था। अब लेकिन हम लोग इसके साथ साथ एक वैल्यूज भी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। अब ये वैल्यूज कहां से आए? तो ये वैल्यूज हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग नोट कर लेना कॉपी में, ये सब बहुत काम आता है। जब आप रिवीजन करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा।
अभी नोट कर लेना आप लोग जरूर से, और एक भी फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग 45 डिग्री एंगल की बात करनी है। चलो सबसे पहले 45 डिग्री एंगल की बात कर लेते हैं। एक मिनट बस। 45 डिग्री एंगल की हमें बात करनी है, ठीक है। 45 डिग्री एंगल में अच्छे से फिगर बना देता हूँ, चलो। ये है मान लो 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो इसका 90 डिग्री है। अब मजेदार बात एक चीज, ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों का सब 180 आना है। बिल्कुल सही। अब ये ए बी सी मैं नाम दे देता हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि साइन हमें 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? 45 डिग्री को अगर रेडियन में बात करें, क्योंकि हमें आगे रेडियन में बात करनी है, तो मैं रेडियन में भी लिख देता हूँ 180/4 इज इक्वल टू 45, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है रेडियन में, तो रेडियन में ये पाई/4 होगा। अब हमें साइन 45 डिग्री की बात करनी है, तो हमें किसका किसका रेशियो चाहिए? मान लो इस एंगल को 45 बोले तो ये परपेंडिकुलर और इसका यानी AB/AC का रेशियो हमें चाहिए होगा। तो AB/AC का रेशियो निकालते हैं। मान लेते हैं AB का लेंथ है x। अब ये बताओ BC का लेंथ कितना होगा? x होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया 45 45, तो ये भी हो गया x, ठीक है। अब अगर ये भी x है, ये भी x है, तो बताओ AC का वैल्यू क्या होगा? AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? बिल्कुल रूट अंडर पाइथागोरस लॉ लगा दो, x² प्लस x² दैट इज 2x² दैट इज x√2। ओके, ये बताओ साइन 45 डिग्री कितना होगा? x/x√2 कर दो, x/x√2, x कट गया इज इक्वल टू 1/√2 साइन 45 डिग्री 1/√2, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करें cos 45 डिग्री की। cos 45 डिग्री क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, या ये भी वही हो जाएगा x/x√2 दैट इज 1/√2। अच्छा, बोले tan 45 डिग्री क्या होगा? जल्दी से बता दो। tan 45 डिग्री x/x 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तीनों हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कॉसेक की बात करनी है, साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक 45 डिग्री क्या होता है? h/p, h/p करेंगे तो x√2/x, x√2/x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, ठीक। जल्दी से sec 45 डिग्री भी लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? ये भी √2, ठीक है, cos का रेसिप्रोकल, और cot 45 डिग्री भी लिख ही देते हैं 1, ठीक है। ये तो रहा 45 डिग्री की बात। अब आगे चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की भी बात कर लेते हैं। कॉपी में सब नोट कर लेना। अब 60 डिग्री की बात करनी है, 30 डिग्री की बात करनी है। अब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसमें एक एंगल 60 डिग्री हो, तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते हो। जब 45 डिग्री था एक एंगल, तो ये इक्वल हो गया था, x माने ये भी x माने, आपको x के टर्म्स में तीनों मिल गया था। लेकिन जब 60 डिग्री है, एक x है तो दूसरा कुछ y होगा, आप बोल नहीं सकते x के टर्म्स में कैसे होगा, तो x के टर्म्स में हमको लाना पड़ेगा। ये हमारा पहला टारगेट होगा। तो कैसे आएगा, चलो देखते हैं इसको मैं मिटा देता हूं। एक ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो हमारे लिए आसान है तीनों साइड को रिलेट करना। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लेट अस नेम ए बी सी, ठीक है। अच्छा, ये बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री,
ठीक है, 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, 180/3। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं ए से BC पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, तो अभी बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो परपेंडिकुलर होगा BD और DC इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने 10th में अच्छे से कर रखा है। तो मान लेते हैं, पहले तो तीनों का साइन मान लो, ये x है, ये x है, ये टोटल भी x हो जाएगा, और ये BD और DC इक्वल है तो ये भी x/2 होगा। ठीक है, अब किसी एक ट्रायंगल के बारे में सोचो, किसी एक ट्रायंगल के बारे में, एक ट्रायंगल यानी कि ABD के बारे में सोचते हैं। ठीक है, 60 डिग्री है हमें, ठीक है, 60 डिग्री भी है, बेस भी हमें परपेंडिकुलर अगर मिल जाए, क्योंकि हाइपोटेनस x के टर्म्स में है, अगर परपेंडिकुलर मिल जाए तो हम इसकी बात कर सकते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री की भी बात हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल दोनों 30-30 होगा, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। ठीक है, तो 30 डिग्री भी होगा, तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो अब बताओ AD कैसे फाइंड करें। AD फाइंड करना बहुत इजी है, हाइपोटेनस है x, बेस है x/2, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, रूट अंडर x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x√3/2, दैट इज x√3/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब तो करने की जरूरत ही नहीं है, बता दो साइन 60 डिग्री कितना होगा। साइन 60 डिग्री हो गया AD, यानी कि परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, AD/AB, x√3/2/x, यानी कि x√3/2/x, x कट गया, दैट इज √3/2। अरे यही तो पढ़ते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब अगर बात करें cos 60 डिग्री तो क्या होगा, cos 60 डिग्री, अब ये भी मजेदार है, x√2/x, x/2/x, तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, क्या आएगा, 1/2। और बात करते हैं, और क्या बात करें, अगर बात करें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, देखो x√3/2/x/2 कट गया, √3। अब बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल होगा, वो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, मैं 30 डिग्री का लिख देता हूं, अगर मैं बोलूं साइन 30 डिग्री, वो क्या होगा, साइन 30 डिग्री, एक बार देखो, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि दिस बाय दिस, और यही तो cos 60 डिग्री के इक्वल है, यानी कि 1/2। cos 30 डिग्री क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्री देखो, cos 30 डिग्री यानी कि दिस बाय दिस, x√3/2/x, यानी √3/2। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री देखो, दिस बाय दिस, x/2/x√3/2, x/2 कट गया, 1/√3 बच गया, 1/√3। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग वेरियस ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल जो हम लोग 10th में पढ़े थे, उसे हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और आगे की बात करते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम लोग सर्कुलर एंगल जब करते हैं तो वहां पर प्रूव करते हैं, क्योंकि कोई ये सवाल कर सकता है कि जब 0 डिग्री है तो वहां तो वो ट्रायंगल बना ही नहीं रहा, दो लाइन अगर 0 डिग्री बन गया तो ट्रायंगल तो बना ही नहीं ना, तो फिर कैसे आप रेशियो की बात कर रहे हैं। या फिर 90 डिग्री जब बन गया एक एंगल, तो दूसरा एंगल ऐसे ही खत्म हो गया, वो भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो फिर कैसे आप बात कर रहे हो। तो इसे हम लोग सर्कुलर एंगल में देखेंगे जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की हम लोग न्यू डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, अब एक मजेदार स्टोरी तुम लोग को सुनाना है कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 10th में हम लोगों ने जो पढ़ा उसी को एक बार रिवीजन किया।
लेकिन जो हम लोग ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ते हैं, ये कैसे आया, इसका जन्म कैसे हुआ, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले बिहार में, इंडिया में बिहार में एक जगह है पटना, सब लोग जानते हैं। वहीं पे गुप्ता पीरियड में एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट, सबको पता होगा आर्यभट्ट का नाम हम लोग लेते हैं, है ना। तो आर्यभट्ट सबसे पहले उन्होंने स्टडी शुरू करी थी। आर्यभट्ट किस चीज की स्टडी कर रहे थे, तो वो एक सर्कल के आर्क की स्टडी कर रहे थे, एक सर्कल के एक टुकड़े की स्टडी कर रहे थे, जिसको आर्क कहते हैं, हम लोग जानते हैं इसको आर्क कहते हैं। और आर्क को हिंदी में क्या कहते हैं पता है, आर्क को हिंदी में कहते हैं ज्या, ज्या। अब ये हिंदी में क्यों, इस पे आ रहे हैं क्यों, पता चलेगा अभी। ज्या कहते हैं। और ये जो आर्यभट्ट थे वो एक स्टडी कर रहे थे, ज्या भी कहे या सेमी आर्क की बात कर रहे थे, सेमी आर्क की स्टडी कर रहे थे, यानी कि अर्ध ज्या की, अर्ध ज्या की बात कर रहे थे, ठीक है। सेमी आर्क की बात कर रहे थे, एक सेमी आर्क की वो बात कर रहे थे, अर्ध ज्या की बात कर रहे थे। और जब वो सेमी आर्क की बात कर रहे थे तो ये उन्होंने कुछ स्टडी की थी कि कितना एंगल सबटेंड करेगा और क्या होगा, रेशियो को क्या कहेंगे। और यही जो सेमी आर्क है, इनकी स्टडी, क्योंकि नॉलेज तो एक जगह कहीं भी रुकता नहीं है, वो तो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, तो इनकी जो सेमी आर्क की स्टडी थी, ये इंडिया से होते हुए अरेबिक वर्ल्ड में जाती है। अरेबिक वर्ल्ड 6th सेंचुरी में ही वहां पर आज जिसको हम लोग इराक कहते हैं, इराक में जाता है। इराक में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल खरीमी। अल खरीमी इसको देखते हैं और इस पे काम करते हैं। अब इराक में यहाँ पे ज्या जो शब्द है, अर्ध ज्या, इराक में जब वो गया तो ज्या से वहां का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, अरबिक वर्ड वहां का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है अरेबिक वर्ड में, ज्या बन गया जेब, ज्या से बन गया, अगर मैं कहूं जेब, ज्या बन गया जेब, और जेब की स्टडी करने लगे। और जेब की स्टडी जब यूरोप पहुंची वहां से एक मिनट, हाँ, तो मैं बता रहा था ज्या की स्टडी जब यूरोप पहुंची, और यूरोप में ज्या से जब जेब बना अरेबिक कंट्री में जाकर के, वहां से जब यूरोप पहुंचा तो लोग जेब भी उसे प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने नाम को वो किया। एक लैटिन वर्ड है साइनस, साइनस, साइनस का मतलब होता है फोल्ड, फोल्डिंग। तो साइनस जो वर्ड है वो साइनस होता है जो फोल्ड को कहते हैं, ऑब्वियसली फोल्ड मतलब एंगल की बात हो रही है। तो वो जो ज्याब था, ज्याब से बन गया साइनस, और वहां से बन गया साइन, साइन से यहां से फिर आया साइन, साइन, और साइन से फिर साइन थीटा बना। अब ये साइन थीटा हम लोग ये जानते हैं किस रेशियो को नाम दिया गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा नाम दिया गया। क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये एंगल थीटा, ये पी, ये एच, ये बी, ठीक है। तो पी और एच के रेशियो को बोला गया साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और एक चीज बताओ, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये 90 है तो तीनों का सम भी 180 होना चाहिए, मतलब ये और ये भी 90 होना चाहिए, यानी कि ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ना इस एंगल का, बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, मैं बोलूं इस एंगल के लिए P और H का रेशियो sin थीटा कहलाएगा, लेकिन इस एंगल के लिए क्या कहलाएगा, ये तो cos थीटा कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस एंगल के लिए cos थीटा लिखने का तो b by h होगा, लेकिन इस एंगल के लिए sin 90 माइनस थीटा b by h होगा। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते भी हैं, sin 90 माइनस थीटा यानी कि b by h विच इज इक्वल टू इस एंगल का cos थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला
है ना। तो ये जो b बाई एच, p बाई एच और b बाई एच किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जरिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं b बाई एच का जो रेशियो है इसका नाम, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री का को उठा लो और साइन को एक साथ, क्योंकि साइन का ही तो कॉम्प्लीमेंट्री b बाई एच है, कॉस है, तो उसको बोल दिया गया को साइन थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री वाला को और साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री को साइन थीटा। फिर लोगों ने कहा कि अच्छा p बाई b के रेशियो को क्या बोला जाए। अब ये मजेदार बात है, p बाई b के रेशियो को क्या बोला जाए। तो हम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़ते हैं, टेंजेंट होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है ना, टेंजेंट का स्लोप होता है ना डेल्टा y बाई डेल्टा x, एक टेंजेंट का स्लोप बनता है। तो वहां से लोगों ने कहा कि क्यों नहीं p और b का जो रेशियो है वो टेंजेंट थीटा हो जाए, टेंजेंट थीटा बन जाए, थीटा से किसी तरह से तो रिलेटेड है। फिर आगे कहा कि ठीक है, अगर b बाई एच होगा तो इसको क्या बोला जाएगा। तो फिर लोगों ने कहा कि b बाई एच को सेकेंड थीटा नाम दिया गया, सेकेंड वही सर्कल का एक पार्ट वाला सेकेंड थीटा बोल दिया गया। फिर बोला गया कि ये मैंने उल्टा लिख दिया, h बाई p के रेशियो को क्या बोला जाए, h बाई p के रेशियो को क्या बोला जाए। तो जैसे साइन और कोसाइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जुड़े हैं, वैसे कॉसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सेकेंड है तो ये बन गया कोसेकेंट थीटा, ठीक। फिर बोला गया कि b बाई p के रेशियो को क्या बोला जाए। तो ये टेंजेंट है तो ये कोटेंजेंट थीटा। अब इन शॉर्ट इसी को बोलते हैं साइन थीटा e साइलेंट, कॉस थीटा आई साइलेंट, tan थीटा जेंट साइलेंट, और sec थीटा एंड साइलेंट, cosec थीटा एंड साइलेंट, cot थीटा एंड जेंट साइलेंट। तो इस तरह से शॉर्ट नेम में sin cos tan sec cosec cot बन गया, ठीक है। ये इसकी पूरी हिस्ट्री रही। तो ये मजेदार हिस्ट्री जो इंडिया में आर्यभट्टा से शुरू हुआ, 17th सेंचुरी में जाकर के यूरोप में एकदम अच्छे से फैलना शुरू हुआ, वहां पे उस पे बहुत ज्यादा, फिर 17th सेंचुरी में ट्रिगोनोमेट्री पे बहुत काम हुआ। तो ये हम लोग देखेंगे कि अब 17th सेंचुरी में क्या क्या डेवलप हो चुका था। तो उसको हम लोग, ये तो पहले की चीज थी, ये जब डेवलप हो रहा था 17th सेंचुरी तक पहुंच गया था। 17th सेंचुरी में अब नए तरीके से ट्रिगोनोमेट्री को देखा गया, और भी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री को डेवलप किया। तो इसे मैं रब कर रहा हूं। अब आते हैं न्यू डेफिनेशंस पे ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि अभी तक हम लोग ये देखे थे कि ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में तो सिर्फ 90 डिग्री तक ही हो सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री से लेस ही हो सकता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो थीटा होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 90 से हमेशा छोटा होगा, यानी कि ये हमेशा एक एक्यूट एंगल की बात करेगा, एक्यूट एंगल की बात करेगा। लेकिन आगे जब बात हुई कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सिर्फ एक्यूट एंगल तक सीमित नहीं है, अब हम उसका जनरलाइजेशन करेंगे या फिर कहें उसका और एब्स्ट्रैक्ट करेंगे उस नॉलेज को। कि अभी तक हम लोग इस केस को देख रहे थे, एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे, और ये भी बात कर रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री एक एक्यूट एंगल में दो साइड, एक एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा गया। लेकिन आगे, अब इसके आगे बढ़ेगी चीजें, अब और एब्स्ट्रैक्ट होगी, अब और न्यू डेफिनेशंस हम लोग बनाएंगे,
जिसमें ये होगा कि ये एक स्पेशल केस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के नए डेफिनेशंस पे। न्यू डेफिनेशंस of trigonometric ratios। अब ये नया डेफिनेशन ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो का क्या है, ये जानने के लिए एक बार और पीछे रिवीजन करते हैं। रिवीजन किसका? सर्कुलर एंगल का। अब याद करो सर्कुलर एंगल क्या होता था। सर्कुलर एंगल होता था एक कार्टेशियन प्लेन में एक सर्कल पर मूव करना, एक सर्कल पर मूव करना होगा हमें। ठीक, एक कार्टेशियन प्लेन में हमें एक सर्कल पर मूव करना होगा। अब एक चीज, ये है y एक्सिस, ये है नेगेटिव y एक्सिस, ये है x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस और ये है नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा एक बात बोलो, मैंने ये भी बताया था कि सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं। एंटी क्लॉकवाइज को एक बार देख लेते हैं, क्लॉकवाइज खुद समझ में आ जाएगा। अभी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले, यानी कि कोई पॉजिटिव एंगल चलना होगा थीटा। ठीक है, नीचे चलते तो नेगेटिव एंगल चलना होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम एंगल कैसे बना पा रहे हैं? सर्कुलर एंगल एक सर्कल पर मूव कर रहा है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर मूव करें तो क्या होगा? कौन सी क्वांटिटी होगी? मैं इस पोजीशन की अभी बात कर रहा हूं। इस पोजीशन की एक तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये पॉइंट। ठीक, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई भी कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, सब लोग बनाते हैं। अब ये तो 90 डिग्री हुआ, ये भी पता है। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है क्या? अगर मैं बोलूँ ओ ए, इसको मैं बी बोल दूँ, तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। और इस ट्रायंगल में बताओ साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? ये लेंथ साइन थीटा की अगर हम लोग बात करें, साइन थीटा, तो ए बी बाई ओ ए होगा, ए बी बाई ओ ए होगा। कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब पीला से बनाता हूं। हाँ, अब ये बताओ कि इस लेंथ को क्या बोलते हैं? ए बी को क्या बोलते हैं? ये जो लेंथ है, ये मैं पीला से ड्रॉ कर रहा हूं, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? इस लेंथ को वाई प्रोजेक्शन बोलते हैं, वाई प्रोजेक्शन। ठीक है, इस लेंथ को बोलते हैं वाई प्रोजेक्शन, यानी कि किसी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वही वाई प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और हमें इस पॉइंट की बात करनी है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही तो वाई प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? OB को, OB को इसको बोलेंगे एक्स प्रोजेक्शन, एक्स प्रोजेक्शन। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको पता है। अच्छा,
अब मैं चलता हूँ, ये एंगल भी 90 है, साइन थीटा का न्यू डेफिनेशन पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अब कहीं भी एंगल हो जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो एंगल की बात किए थे वो एक्यूट एंगल था, लेकिन सर्कुलर एंगल में तो हम लोग, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ आ गए, तो अब एंगल तो ये बन गया ना, एंगल तो अब ज्यादा हो गया, अब एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो अब तो ये वाला एंगल हो गया, ठीक। अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे तो ये एंगल बन गया, सब सर्कुलर पॉजिटिव एंगल होगा सारा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग एंगल बनेगा और ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये कि क्या है सर्कल पर मूव करने में ऐसा क्या है जो चेंज नहीं हो रहा है। हमारे पास एक है y प्रोजेक्शन, एक है x प्रोजेक्शन और तीसरा है सेंटर से OA का लेंथ जिसको रेडियस कहते हैं r। और सर्कल का डेफिनेशन भी तो यही होता है, क्या होता है कि सर्कल पर आप कहीं भी मूव करो रेडियस हमेशा फिक्स होता है। और सर्कल का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी तो ये कहता है एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट का फिक्स डिस्टेंस पे अगर हमेशा मूव करे, हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे हो और तब वो मूव करे, तो दैट जो पाथ बनेगा वही तो सर्कल होगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये रेडियस हमेशा ही कांस्टेंट होगा, ये रेडियस, ये ब्लू वाला सारा लाइन सब एक होगा फॉर डिफरेंट पोजीशन। इस पोजीशन की बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा, इस पोजीशन की बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा। हर एक पोजीशन के लिए क्या नहीं बदलेगा, रेडियस, ठीक। और रेडियस एक लेंथ को शो कर रहा है, इसलिए रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव हमें लेना है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि क्या ऐसा, कौन सा ऐसा पॉइंट्स है या क्या है जो अगर हम लोग इस सर्कल पर मूव करें वो बदल रहा है, तो वो है पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन। और पोजीशन को हम लोग किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाते हैं, x, y से, सब लोग जानते हैं। वेयर x क्या है, x प्रोजेक्शन, y क्या है, y प्रोजेक्शन, ये सब लोग जानते हैं। तो क्या है जो वेरी कर रहा है, वो है x और y, ठीक है। यानी कि x प्रोजेक्शन और y प्रोजेक्शन। इस पोजीशन की y प्रोजेक्शन ये हो गया, x प्रोजेक्शन ये हो गया, इस पोजीशन के लिए y प्रोजेक्शन ये हो गया और x प्रोजेक्शन ये हो गया, इस पोजीशन के लिए ये x प्रोजेक्शन हो गया और नीचे y प्रोजेक्शन हो गया। मतलब ये कि अगर कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x प्रोजेक्शन और y प्रोजेक्शन दोनों ही पॉजिटिव होना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी देख लो, यहाँ पे आप यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, आप हमेशा x में पॉजिटिव की तरफ रहेंगे और y में ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप 90 डिग्री से ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 90 से जैसे ही आप आगे बढ़े सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन x नेगेटिव हो जाएगा। अब x इस साइड आ गए तो x नेगेटिव हो गया। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो क्लियर है, मैं उधर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो क्या बन गया, अगर मैं बोलूं न्यू डेफिनेशन की, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं थीटा की, तो क्या हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा y प्रोजेक्शन और रेडियस के रेशियो को बोले, y प्रोजेक्शन और रेडियस। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें AOB, ये पॉइंट O है, AOB में ये y बाई r, तो साइन थीटा ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा y प्रोजेक्शन बाई रेडियस होगा, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे y प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव रहेगा और रेडियस भी पॉजिटिव रहेगा। इसमें जैसे पहुंचेंगे y नेगेटिव हो जाएगा, x भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी साइन थीटा का वैल्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डिपेंड करता है कि कहां है, हम उस पर आगे आएंगे। अभी एक नया डेफिनेशन समझ में आया, y प्रोजेक्शन बाय रेडियस, sin थीटा इज इक्वल टू y प्रोजेक्शन
बाई रेडियस। ठीक है, ये हुआ साइन थीटा का नया डेफिनेशन सर्कुलर एंगल पे जब हम लोग चल रहे हैं तो। ठीक है, अब मैं बात करूं कि cos थीटा का नया डेफिनेशन क्या होगा, तो अब कहने की जरूरत नहीं है, x प्रोजेक्शन बाई रेडियस, क्योंकि b बाई एच है ना, तो ये बन गया x प्रोजेक्शन बाई रेडियस। अच्छा, ये तो हो गया cos थीटा का डेफिनेशन। अब बता दो tan थीटा का डेफिनेशन खुद से जल्दी से। tan थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, y प्रोजेक्शन बाई x प्रोजेक्शन, y प्रोजेक्शन बाई x प्रोजेक्शन। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखें न्यू डेफिनेशंस। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि cosec थीटा होगा, cosec थीटा होगा तो उसका न्यू डेफिनेशन क्या होगा, रेडियस बाई साइन का रेसिप्रोकल, रेडियस बाई y प्रोजेक्शन। ठीक है, अच्छा sec थीटा हो गया तो रेडियस बाई x प्रोजेक्शन, और cot थीटा हो गया तो बताओ जल्दी से, x प्रोजेक्शन बाई y प्रोजेक्शन, x प्रोजेक्शन बाई y प्रोजेक्शन। ठीक है, these all are new definitions of trigonometric ratios। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया है। अब इसको नोट करो, मैं इस वाले फिगर को कहां बनाऊं, उधर बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, मैं वहां पे ही उसे मिटा कर बनाऊंगा, मैं उसे रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं एक बार और फिर से फिगर बना रहा हूं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, अब ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक एंगल होगा, 0 से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो 90 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करेगा, 0 से, मैं लिख नहीं रहा हूं, 0 से लेकर 90। अगर मैं पूछूं सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, तो 90 से 180। ठीक, फिर अगर मैं कहूं थर्ड क्वाड्रेंट 180 से फिर आगे बढ़े और फिर 180 से आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए 270 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। ठीक, फिर 360 से आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये हम लोग देखें सर्कुलर एंगल में कैसे बढ़ते हैं, ये हम लोग देखें कि स्पाइरली बढ़ता चला जाता है एंगल, किसी भी एंगल की हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल की बात होती है। तो 360 से आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, 360 से, जैसे 360 से हम लोग मान लो यहाँ पहुंचे तो अगेन 450 हो गया, 450 से और आगे बढ़े तो ये 540 हो गया, 540 से अगेन यहाँ पहुंचे तो 720 हो गया, है ना। तो हम लोग किसी भी एंगल की अब बात कर सकते हैं, और जब हम लोग किसी भी एंगल की बात कर पा रहे हैं तो हर बार उसका x प्रोजेक्शन और y प्रोजेक्शन कुछ तो होगा, रेडियस तो होगा ही, क्योंकि हम लोग सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहे हैं। ठीक, तो x प्रोजेक्शन और y प्रोजेक्शन कुछ ना कुछ होना ही होना है। अगर x प्रोजेक्शन y प्रोजेक्शन को कुछ ना कुछ होना है तो हम लोग किसी भी एंगल के साइन कॉस टेन कॉसेक सबकी बात अब कर लेंगे। ये तो है मजेदार, है ना। 10th में हम लोग बस एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो न्यू डेफिनेशन कहा कि साइन थीटा y प्रोजेक्शन बाय रेडियस होता है, अब हम यहाँ 720 डिग्री घूम कर भी आ गए तो उसका कुछ ना कुछ x प्रोजेक्शन होगा और y प्रोजेक्शन होगा। हम लोग जब एंगल करेंगे तो उसमें हम लोग ये बात करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई है। तो अब मैं वहां पर ये कर रहा हूं कि ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बताओ कि y प्रोजेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो y प्रोजेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव।
अच्छा बताओ x प्रोजेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस साइड हम लोग बढ़े हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम लोग आगे बढ़े x तो निगेटिव हो गया, तो यहां पे x प्रोजेक्शन क्या होगा, x प्रोजेक्शन क्या होगा, निगेटिव, और y प्रोजेक्शन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x प्रोजेक्शन निगेटिव और y प्रोजेक्शन ये भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, x प्रोजेक्शन x इस तरफ है पॉजिटिव और y प्रोजेक्शन क्या होगा, निगेटिव, नीचे की तरफ है। ठीक, ये हो गया प्लस x, ये हो गया प्लस y, ये हो गया माइनस x और ये हो गया माइनस y। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब एक चीज बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग रहे तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं यहां लिखूं साइन थीटा क्या होता है, y प्रोजेक्शन बाय रेडियस। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर हूं, यहां पर हूं, तो रेडियस है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। y प्रोजेक्शन क्या है, y प्रोजेक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ऊपर में हम लोग यहाँ कहीं भी रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कहीं भी रहे तो y तो हमेशा ऊपर ही बनेगा ना x एक्सिस के, तो y तो पॉजिटिव आएगा। अगर y पॉजिटिव आ रहा है तो y प्रोजेक्शन बाय रेडियस दोनों ही पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हुआ, मैं लिख देता हूं, साइन क्या हुआ, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। अच्छा ये बोलो कि कॉस थीटा वहां पे क्या होगा, क्योंकि कॉस थीटा में x प्रोजेक्शन शामिल है, रेडियस तो सबका पॉजिटिव होना है, कॉस थीटा में x प्रोजेक्शन शामिल है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है x प्रोजेक्शन बाय रेडियस, तो x भी पॉजिटिव और रेडियस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक, tan क्या होगा, tan होता है y प्रोजेक्शन बाय x प्रोजेक्शन, तो y प्रोजेक्शन पॉजिटिव बाय पॉजिटिव रहना है, और अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो तीनों का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होना है। यानी कि बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें, यानी कि 0 से 90 डिग्री एंगल की बात, या फिर अगर वन कंप्लीट रोटेट करके आए तो 360 से 450 डिग्री की बात, एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी रहेंगे तो ऑल पॉजिटिव आएगा क्या, हम लोगों ने देखा सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां मैं लिख देता हूं ऑल पॉजिटिव, यानी कि सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और याद करो 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री तक की हम लोग बात की, जिसमें किसी का आंसर, किसी का वैल्यू नेगेटिव नहीं आया था अब तक, क्योंकि सब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ जल्दी सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, ये एंगल थीटा हमेशा इधर से मेजर करना है, सबको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक, यानी कि 90 से अब थीटा बड़ा हो गया, यानी कि अब एक्यूट एंगल हो गया, सीधे हम लोग देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, इस एंगल को नहीं काउंट करना है, हमें इसको काउंट करना है, तो 90 से बड़ा हो गया। अब बताओ इसका y प्रोजेक्शन, अगर मैं y प्रोजेक्शन बनाऊं तो ये हो गया y प्रोजेक्शन और ये हो गया x प्रोजेक्शन। अब बताओ x प्रोजेक्शन तो नेगेटिव हो गया ना, इस साइड आ गया, लेकिन y प्रोजेक्शन अभी भी पॉजिटिव है, तो जिसमें x प्रोजेक्शन है वो सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव है, तो x प्रोजेक्शन किसमें मैं tan भी यहां लिख देता हूं, tan थीटा क्या होगा, y प्रोजेक्शन बाय x प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब ये बताओ y प्रोजेक्शन है x प्रोजेक्शन, तो अब ये बताओ कि x प्रोजेक्शन किसमें है, cos में है, tan में है, cos का रेसिप्रोकल sec में है और tan का रेसिप्रोकल cot में है, किसमें नहीं है तो sin में और cosec में। तो एक ऐसा काम करते हैं, यहां पर जो पॉजिटिव है सिर्फ उसको लिखते हैं,
तो बताओ सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉमा कॉसेक थीटा पॉजिटिव किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ आया, बताओ सब लोग, आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अब ये बताओ, जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो थर्ड में क्या हुआ, देखो थर्ड में पहुंचे तो y नेगेटिव x भी नेगेटिव। अब ये देखो ऊपर वाला नेगेटिव साइन नेगेटिव आ गया, नीचे तो रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। cos x प्रोजेक्शन इसमें भी आ गया, ये भी नेगेटिव हो गया। tan में क्या होगा, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव आ गया, तो tan बन जाएगा पॉजिटिव। और tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो cot भी हमारा हो गया पॉजिटिव। यानी कि tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में कौन हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव हुआ और बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, सब लोग समझ रहे होंगे। सेकंड में sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव हुआ, बाकी सब नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, x पॉजिटिव y नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है, x इस साइड जा रहा है, यानी कि x पॉजिटिव होना है और y नेगेटिव। जिसमें जिसमें y है वो सब नेगेटिव हो जाएगा, तो y साइन और उसका रेसिप्रोकल में, tan और उसका रेसिप्रोकल में है, तो बन गया cot cos cos और sec। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि cos थीटा कॉमा sec थीटा पॉजिटिव, ये किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल चाहे जो भी रहे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि सर्कुलर एंगल से अब हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये अगले क्लास का हमारा मसला है कि कैसे एंगल को हम लोग, एंगल के डिफरेंट एंगल्स के पर्टिकुलर एंगल के हम लोग वैल्यूज निकालें, क्योंकि सारे एंगल के वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन कुछ ऐसे एंगल हैं जिसके वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं जो नोन हमारा है। नोन हमारा क्या है, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री अगले दिन हम लोग करके देखेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसके बेसिस पर हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। अब 120 डिग्री की बात कर सकते हैं, 150 डिग्री की बात कर सकते हैं, 135 की बात कर सकते हैं, 180 से बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग अलग अलग एंगल्स की बात अब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रिगोनोमेट्री के न्यू डेफिनेशंस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे आर्यभट्ट से शुरू हुआ कहानी और यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ये सब अगले क्लास में फिर हम लोग वैल्यूज को देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया दोस्तों।